हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुबारक शाह है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। मैं पोस्ट ऑफिस में काम किया करता था और मेरी बदली हो चुकी थी। मेरी प्रमोशन भी हुई थी और मुझे एक गांव में एक छोटी सी पोस्ट ऑफिस में काम करना था। मुझे वहां जाकर किसी घर में रहना था और मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर मुझे कोई घर मिल नहीं रहा था। गांव के थोड़ा सा बाहर पुराना पड़ा घर मुझे मिल ही गया और मैं खुशी खुशी वहां पर रहना शुरू हो गया। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। मैं वहां से काम पर जाया करता और काम से आकर सीधा घर में खाना बनाकर सो जाता। धीरे धीरे मैंने सारा सामान लेना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा आती थी और उसे खर्चा करने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। पहले मैंने टीवी रखा, वहाँ पर मैंने कूलर भी लगाया। धीरे धीरे मैं सारा सामान लेता जा रहा था। पहले मैं खटिया पर सोया करता था, 1 महीने के अंदर ही मैंने बेड भी ले लिया। मैं धीरे धीरे इस घर में सामान भरता जा रहा था और मुझे लगने लगा था कि मेरी आने वाले जीवन के कई साल इसी गांव में निकलने वाले हैं और अगर ये घर मुझे सस्ते में भी मिल जाता है तो इसे ही मैं खरीद लूँगा और यहीं पर अपना परिवार बसा लूँगा। इसी कारण मैं धीरे धीरे सामान खरीदता जा रहा था। यह घर शुरू में खाली हुआ करता था और मुझे ऐसा लगता ये मुझे खाने को आता। खाली घर में आवाज़ भी गूंजा करती थी, लेकिन मैंने सामान भरना शुरू कर दिया था। गांव में खाने पीने का सामान काफ़ी सस्ता होता है। शहर जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। शहर यहाँ से दूर था। पहले तो मैं शहर में ही काम किया करता था, लेकिन अब मैं गांव में आ चुका था। मैंने काफ़ी सामान ले लिया, टीवी रख लिया, फिर भी मुझे मायूसी का माहौल महसूस होता ही रहता। मुझे याद आती अपने भाई की जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। मुझे उसकी याद हमेशा आया करती और मैं उसके बारे में सोचता ही रहता। मेरा जैसे मन उसके बिना अब लगता ही नहीं था। 1 साल गुजर गया था और उसके साथ की ज़िंदगी मुझे आज भी याद आती थी। मैं काम पर जाता और उसके बारे में सोचता रहता। मुझे नहीं पता मैं उसे कब भूल पाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। इस घर में मुझे शुरू में कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे घर में कोई है। कभी कभी बर्तन अपने आप हिलते, कभी कभी कदमों की आहट होती। रात के समय कभी कभी मेरा बेड भी हिलता। मुझे ऐसा लगता मेरे साथ कोई है। मैं डरने सा लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे घर में कोई भूत प्रेत हो, लेकिन मैं सच में भूतों से डरता नहीं था। मैं पहले से ही भूतों को महसूस करता आया था। मेरे माता पिता मुझे बताया करते थे कि भूत प्रेत हमारे साथ के जीवन में ही रहते हैं। जब भी कोई मर जाता है वो हमारे आसपास ही होता है। ये अलग दुनिया है, लेकिन वो हमें अपना एहसास करा सकते हैं। मैं सोचा करता ये कैसा भूत है जो मुझे डराने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसा लगता है जैसे वो मेरे करीब ही हो। मैं भी उससे डरता नहीं, बल्कि कभी कभी उससे बात करने की कोशिश करता। धीरे धीरे मैं इसी तरह से जीवन बिताने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे जो भूत मेरे पास है वो मुझे पहचानता है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था जैसे वो मेरा भाई हो। मैं उससे बातें करने लगा था। मैं जब भी अपने बेड पर आकर सोता, मैं उससे बातें करता। क्या हाल है उसके? वो भी जैसे बेड से आवाज़ करता और मुझे खुशी होती वो मेरे पास है। मैं नहीं जानता था वो मेरा भाई है या कोई भूत जो इस मकान में रहता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता कोई है, कोई वो अपना है जो मुझे अपनेपन का एहसास देता है। मैं घर पर आता हूँ और वो मेरे लिए यहाँ पर इंतज़ार करता है। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे इसी की खुशी बहुत ज़्यादा थी। गांव में मैंने कई लोगों से दोस्ती बना ली थी और वो लोग कहते कि इस घर में कई लोगों को भूत नजर आए हैं, लेकिन हर बार हर किसी का किस्सा अलग ही होता। जैसे इस घर में भूत तो है, लेकिन उन लोगों को वो भूत अपनेपन जैसा लगता। शायद हो सकता है इस घर में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मरे हुए रिश्तेदारों की आत्माओं को यहाँ पास ले आती है। गांव वाले कई बुजुर्ग ऐसी बात करते,
कई बुजुर्ग यहाँ घर में रह चुके थे, वो तो मुझे ये तक बताते कि उन्हें उनके दादाजी की आत्मा तक इस घर में महसूस होती थी। वो उससे बात करने की कोशिश करते थे, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। शायद वो शुरू में कई लोगों को डरा चुका था जो डर कर इस घर से भाग जाते थे। बाद में जैसे धीरे धीरे ये शक्तियाँ कमज़ोर होती गई और अब तो जो भी यहाँ पर रहता है उसे थोड़ा थोड़ा आहट का एहसास होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं भी उनको समझाता था, सच में मुझे यहाँ पर भूत का एहसास तो होता है लेकिन उससे डर नहीं लगता। ऐसा लगता है वो भूत अपना हो, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं खुश था, लोगों को इस बात के बारे में पता था। मैं खुद को पागल साबित नहीं करना चाहता, लेकिन गांव वाले भी मेरी बात को मानने लगे थे। मैं भी घर में ऐसी ऐसी चीज़ें रखता जो मेरे भाई को पसंद थी। सच में इस भूत को भी वो चीज़ें पसंद आना शुरू हो गई थी। मैं यकीन करने लगा था कि ये मेरा भाई है। इससे पहले मुझे ये यकीन नहीं हुआ था। मैंने सोचा, कैसे मैं भाई से बात कर सकता हूँ? क्या दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट बनाया जा सकता है? मैं शहर जाकर कई मशीनें खरीद कर लेकर आता, भूतों से बात करने वाली मशीनें। हर मशीन एक बीप वाली मशीन होती जिससे पता चलता कि घर में कोई भूत है या नहीं। ये मेरे किसी काम की नहीं थी। वो बीप बजती, लेकिन उससे मैं कांटेक्ट थोड़े ना कर सकता हूँ। मैंने कई मशीनें खरीदी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को भेज सकती थी। वो रेडियो की तरह थी। मैं सोचा करता, उससे तो मेरे भाई की आवाज़ आएगी। हो सकता है मेरा भाई आवाज़ में मुझसे बात करने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं कोई फ्रीक्वेंसी मिल जाए जो दूसरी दुनिया से बात करा पाए, लेकिन यह संभव ना हो सका। मैंने हर कोशिश कर ली। मैं दीवारों पर लिखा करता, नीचे क्वेश्चन मार्क लगा देता, मेरा भाई कोई तो जवाब दे। मैं अपनी सांस से उस कांच को गीला कर देता ताकि कोई लिख पाए। अगर वो प्रेत है वहाँ पर लिख पाए, लेकिन कोई नहीं लिखता। इसके बाद मैंने एक अखबार के आर्टिकल में एक ऐसी मशीन के बारे में सुना जो भूतों से हमारा कांटेक्ट करवा सकती थी। ये एक रीडिंग वाली मशीन थी जिसमें अक्षर छिपे थे। इसी के साथ ओइजा बोर्ड भी था। मैं उससे भी तो बात कर सकता था। मैं उसे लेने के लिए दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने में मुझे 2 दिन का समय लगता और वहाँ पर मुझे काम भी था, तो 2 दिन बाद मैं यहाँ पर आता। मैं यहाँ पर मन लगा बैठा था और यहाँ से दूर जाने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा। इससे पहले मैं एक खत लिख कर जाना चाहता था जो मेरे भाई के लिए होता। मैं कहना चाहता था कि मैं वापस आऊँगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। मैं यहाँ पर ये सोच कर जा रहा हूँ वापस आने पर वो यहीं हो, वो मेरे साथ कहीं और भटक ना जाए। मुझे डर था कहीं इस घर से दूर जाने के बाद जब मैं वापस आऊँ तो मेरा भाई यहाँ पर ना मिले। इस डर ने मुझे थोड़ा सा अंदर से झकझोर दिया था, लेकिन उस खत को लिखते समय मेरे हाथ नहीं कांपे। मैं उस खत को वहीं एक बक्से में डाल गया था। उस बक्से को घर के बाहर बनाया गया था और उसे लेटर बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता। उसी में मैं खत को डालकर जा रहा था और आते वक्त मैं सोच रहा था खत थोड़ा सा हिला हुआ हो या उसे खोला गया हो तो मुझे खुशी होगी। मेरे भाई ने वो पढ़ा है। मैं उसे सीधे तौर पर रख रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। मैं 2 दिन तक दिल्ली में रहा। वहाँ पर मैंने कई मशीनें खरीदी। वहाँ पर ओइजा बोर्ड भी खरीदा। मैं उसे लेकर वापस अपने इस घर में आ चुका था और मैंने देखा उस खत को सच में खोला गया था। कोई बाहर से आकर उस खत को खोल नहीं सकता, लेकिन सच में उसे खोला गया था। मैं ताला लगाकर गया था। कोई भी आम इंसान उसे खोल नहीं सकता। मुझे लगता कि भूत उसे खोलते होंगे। मैं उस खत को अंदर लेकर गया और मैं खोलकर देखना चाहता था। कोई तो निशानी दी होगी मेरे भाई ने। मैंने उसे खोला और उसके नीचे हेलो लिखा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। मेरे भाई ने पहली बार मुझसे कांटेक्ट किया था। ये मेरा भाई ही था। अब मैं इस खत को लिखूंगा, यहीं बक्से में डालूंगा, कोई तो जवाब मिलेगा। धीरे धीरे शायद मैं उससे बात कर पाऊँ। उसी रात मैंने उस मशीन को चलाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। ओइजा बोर्ड तो हिला तक नहीं, उसकी प्लेनचेट बिल्कुल नहीं हिली।
मैं थोड़ा मायूस था और मेरा आखिरी सहारा वो खत था। उस खत को मैंने रात को लिखा। मैंने उसमें लिखा, क्या तुम मेरे भाई हो? इस जवाब को मैं सबसे पहले जानना चाहता था। अगर यहाँ का भूत सच में मेरा भाई है तो वो जवाब देगा। अगर वो जवाब दे सकता है तो देगा। मैंने कोशिश की। मैंने फिर से उस खत को बक्से में डाल दिया और सुबह उठकर मैं उसे पढ़ूंगा, ये सोचकर मैं सो गया। भले ही उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैं अपने भाई को अपने पास महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लगा बार बार जैसे मेरा गद्दा हिल रहा हो, कोई वहां पर बैठ रहा हो और उठ रहा हो। मैं नहीं जानता था आज इतनी हलचल क्यों हो रही है। बार बार बर्तन भी हिलते। वो भूत जो इस घर में था वो हलचल कर रहा था, लेकिन क्यों? क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था या ये मेरा भाई था? मुझे सुबह इसका जवाब मिलना चाहिए। अगली सुबह उस खत में मुझे जवाब मिला। फिर से किसी ने खत में कुछ लिखा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था उसे पढ़कर। उसमें लिखा था, हाँ मैं तेरा भाई हूँ। ये शब्द मेरे भाई के थे और खुशी मुझसे संभाली नहीं गई। मैं हमेशा से मानता था वो मेरा भाई है। वो मेरे साथ उसी तरह सोता है जैसे मेरा भाई सोया करता था। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा मेरे साथ थी। इस खुशी ने मेरे अंदर जैसे नया जीवन भर दिया और मैं अपने भाई को दूर महसूस नहीं कर रहा था। हर रात मैं खत लिखने लगा था और उससे बातें करने लगा था। धीरे धीरे मैं लंबे लंबे खत लिखता और उसके लिए खाली पन्ने छोड़ देता। वो भी एक अलग सी काली स्याही से कुछ लिखता। मैं दोबारा उस स्याही को ढूंढने की कोशिश करता। वो खत एक दिन के लिए काला रहता। उसके शब्द एक दिन तक मौजूद रहते, लेकिन अगले दिन गायब हो जाते, जैसे हर चीज गायब हो जाती हो। एक दिन बहुत था, उससे मैं बात कर सकता था। मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे, उसके जवाब लंबे होते जा रहे थे। उसने बहुत कुछ बताया था। मेरा भाई बताता कि दूसरी दुनिया बहुत ही अजीब है। वो प्रतिबिंब है हमारी दुनिया का। उसमें कई भूत प्रेत आसपास घूमते हैं। तुम्हारे आसपास भी कई भूत प्रेत हैं। वो हमें महसूस नहीं होते क्योंकि जिंदा की दुनिया में भूतों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन प्रतिबिंब की दुनिया में वो आसपास घूमते हैं। किसी किसी में ज़्यादा शक्ति होती है, किसी जगह पर खास शक्ति होती है। प्राचीन समय के कोई ना कोई तत्व वहाँ पर होते हैं जिस कारण उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी जगह पर भूत प्रेत ज़्यादा आते हैं आसपास के लोगों से बात करने के लिए। जो जिंदगी में बुरा होता है वो मरने के बाद भी बुरा ही रहता है। मरने के बाद वो लोगों को परेशान करते हैं। ऐसी भूतिया जगह पर वो लोगों से चिपक जाते हैं और उनका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये घर बहुत ही पुराना है। पुराने समय में यहाँ पर अच्छी शक्तियाँ होती थी, इसलिए कोई भी भूत प्रेत शैतान इस घर के आसपास नहीं जाता। जब तुम इस घर में आए तो मैं भी इस घर के अंदर जा सकता था। मैं खुश हुआ। आसपास बहुत शैतानी शक्तियां हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस घर के आसपास घूमती रहती हैं, लेकिन घर के अंदर ऐसी शक्ति है जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर की भावनाएं तुम्हारे अंदर की भावनाओं से जुड़ी हुई है। वो मुझे दूसरी दुनिया की कई चीज़ें बता रहा था। उसने ये भी बताया कि दूसरी दुनिया में मरने के बाद आत्मा तब तक रहती है जब तक उसका जीवन लिखा होता है। जो भी एक्सीडेंट में या खुदकुशी में मर जाता है वो दूसरी दुनिया में तब तक फंसा रहता है, उतने सालों तक फंसा रहता है जब तक उसका जिंदा रहना लिखा गया होता है। उसके बाद उस दुनिया से वो विदा ले लेता है। मेरा भाई भी तब तक उस दुनिया में रहने वाला था जब तक उसका जीवन लिखा था। उसे भी ये पता नहीं था उसका जीवन कितना लिखा है, लेकिन एक्सीडेंट में मरना उसका जीवन में नहीं था। वो गलती से मरा। उसके ड्राइवर की गलती थी। चलो कोई बात नहीं, भले ही वो मुझसे दूर जा चुका था लेकिन मुझसे बात कर सकता था। मैं उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती जा रही थी और वो मुझे कई चीज़ें कहता। वो कहता उसे फल खाने का मन कर रहा है। मैं घर में फल लेकर आता। मैं सुबह उठता और उन फलों को जैसे हिला हुआ महसूस करता। वो सड़ जाते। मेरा भाई बताता वो उसे खाने की कोशिश करता है, उसे उसका स्वाद भी आता है,
जब भी वो किसी चीज़ को खा लेता है, उसका स्वाद ले लेता है, वो चीज़ जल्दी सड़ जाती है। इसीलिए शैतानी जगह पर कई खाने पीने का सामान सड़ जाता है, क्योंकि शैतानी आत्माएं बार बार हमारा खाना खाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि आत्मा को भूख नहीं लगती, लेकिन मन में भावना होती है खाने की, क्योंकि जीवन में यही लालसा रह जाती है। इसीलिए हर आत्मा खाने की कोशिश करती है। भूख ना लगने के कारण अच्छी आत्मा किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन शैतानी आत्माएं बार बार हमें तंग करने के लिए सामान को खराब कर देती हैं, चीज़ों को तोड़ देती हैं। वो मनुष्यत उस घर में ले आती हैं। इस घर में अच्छा है, मैं उसके लिए समोसे लेकर जाता, पकोड़े लेकर जाता, मैं देखता वो सामान जल्दी सड़ जाता, मुझे खुशी होती। मेरा भाई उसे खाने की कोशिश करता है, उसे स्वाद आता है, उसमें वो भावना जुड़ी होती है और वो खुश हो जाता है। धीरे धीरे मेरे भाई की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे नई चीज़ें मांग रहा था। उसने मुझे कई नई जानकारियाँ देना शुरू कर दिया था। मेरे भाई ने जब मुझे एक खत में ये बताया कि वो भी जिंदा हो सकता है, तो मेरे मन में खुशी दौड़ पड़ी थी। मैं जानना चाहता था कि जिंदा कैसे हो सकता है। वो कई दिनों तक मुझे बता ना पाया। उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा उसे जिंदा करने की, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, उससे कई लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं उससे कह रहा था, कोई बात नहीं, अगर किसी की जान नहीं जा रही तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। अगर मैं किसी को मारूंगा नहीं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है फिर मेरी तरफ से ना है। मेरा भाई बार बार मुझे रोक रहा था, लेकिन उसका कहना था मेरे जो भी करने से किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, किसी को चोट नहीं लगेगी, लेकिन सुनने में बहुत अजीब लगेगा। लोग तुम्हें गंदी नज़र से देखना शुरू हो जाएंगे, शायद तुम्हारी दोस्ती कम हो जाए, शायद लोग तुमसे दूर होना शुरू हो जाएं, और शायद तुम्हें जेल तक हो सकती है। मैं उससे जानना चाहता था, ऐसा कौन सा काम है जिससे लोगों को नुकसान नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, किसी को चोट नहीं लगेगी, फिर भी पुलिस मुझे क्यों पकड़ना चाहेगी। मैं उससे हर चीज़ जानना चाहता था। बड़ी मिन्नतें करवा कर कई दिनों बाद उसने बताया कि जब भी कोई मर जाता है तो उसके शरीर के कई अंग जीवित किए जा सकते हैं। उसके शरीर के मरने के बाद भी उसके शरीर के अंग जिंदा होना चाहते हैं। अगर उन अंगों को जोड़ा जाए, अलग अलग लाशों के कई अंग अगर जोड़कर एक बना लिए जाएं, तो उसमें मरी हुई आत्मा प्रवेश कर सकती है। उसने जब मुझे ये बताया तो मेरे मन में भी कई ख्याल आए। कहाँ से लाऊंगा मैं अंग? कहाँ से मरे हुए लोगों के शरीर के टुकड़े लेकर आऊँगा? उसका तरीका भी मुझे उसने बता दिया। उसने बताया इसी गांव के पीछे एक शमशान घाट है, वहाँ पास में ही कब्रिस्तान है। कई कब्रें ऐसी हैं जहाँ पर कोई नहीं आता। उसके शरीर के कई अंग ऐसे हैं जिन्हें निकाला जा सकता है। नई लाशें दफनाई जाती हैं, उसे देखने के लिए कोई नहीं आता। जब भी कोई दफनाया जाए उसका शरीर सड़ा हुआ नहीं होता, और कई दिनों पहले वहाँ दफनाए गए लोगों के शरीरों के अंग निकाले जा सकते हैं। मैं अगर वो कर सकता हूँ तो मैं भाई को जिंदा कर पाऊंगा। लेकिन मैं उससे जानना चाहता था, ऐसे कटे फटे शरीर लेकर वो क्या करना चाहता है। तो मेरे भाई ने बताया कि धीरे धीरे उनमें जान आने लगती है। वो दूसरी दुनिया से शक्ति को सोखता जाएगा, वो ताकतवर होता जाएगा और धीरे धीरे वो उस पूरे शरीर को जिंदा कर लेगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, शरीर को धीरे धीरे जोड़ेंगे और इस शक्ति के इस्तेमाल से वो पूरा शरीर बना लेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को बताना मत। अभी इंसानों को इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जिनको पता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों को जिंदा कर लेते हैं। वो अलग शरीर में उन्हें जिंदा करते हैं। वो उन्हें छिपा कर रखते हैं ताकि किसी को पता ना चल पाए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान रखना। उसकी इन बातों ने मुझे हिला दिया था। मुझे अब एक काम करना था और अपने भाई को जिंदा करना था। जैसा जैसा उसने बताया था मुझे वैसा वैसा करना था, लेकिन उससे पहले मुझे किसी तांत्रिक से बात करनी होगी। क्या ऐसा किया जा सकता है? मैं जानना चाहता था, कहीं मेरे भाई को कोई गलती तो नहीं लगी, मुझे ऐसा काम करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं तांत्रिक के पास पहुंच गया था। वहां पर मैंने उससे पूछा
क्या कोई मरा हुआ जिंदा हो सकता है? क्या लाश में जान पड़ सकती है? मैं उससे इस तरह से बात कर रहा था कि उसे भी शक ना हो। बस मैं उससे अजीब तरह से बात कर रहा था कि वो सोचे कि मैं भूत प्रेत पर यकीन करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे बताना शुरू हो गया कि जब शरीर मरता है तो उसके कई अंग अभी जीवित होते हैं, उनमें भूत प्रेत निवास कर सकते हैं। इसी कारण लाशों को दफना दिया जाता है। कई बार उनमें और शक्तियां आ जाती हैं। घरों में भी ऐसा होता है। कई बार किसी खास घर से कोई प्रेत जुड़ा होता है। कई बार दूसरी दुनिया के जीव किसी खास चीज से जुड़ जाते हैं। शरीर के अंग भी वैसे ही होते हैं। जब कोई मर जाता है, शरीर के अंग कोई जीवित चीज नहीं रहती, बल्कि वो तो कोई मृत चीज बच जाती है जिससे वो आत्माएं जुड़ सकती हैं। मुझे बस इतना ही जानना था। मेरा भाई सच कह रहा था। सच में शरीर के अंगों को जोड़ा जा सकता है। अगर उसमें आत्मा आ सकती है तो उसे तरीका पता होगा कैसे, आखिर कैसे उसे जिंदा कर सकते हैं। मेरा भाई जानता था। मैंने भी वो काम शुरू कर दिया। मैं उस कब्रिस्तान के आसपास घूमा करता और देखा करता क्या आसपास कोई है। कितनी रात को लोग वहां से चले जाते हैं और उस कब्र को जब मैं उधेड़ूंगा, वहां से मिट्टी को हटाऊंगा, क्या कोई देखने वाला तो नहीं होगा? और मुझे कितना समय लगेगा उस मिट्टी को दोबारा वहां लगाने में? कितना समय लगेगा दिन होने में? मैं पूरी कैलकुलेशन करना चाहता था, क्योंकि किसी को अगर शक हुआ तो वो यहाँ पर निगरानी करने लगेगा और मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल हो सकती है। पहले दिन नई लाई लाश के मैंने पैर को काटा और मैं उसे घर पर ले आया। उससे थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ खून निकला था। मेरे भाई ने बताया था उस टांग को जिंदा किया जा सकता है। मैं उस टांग को लेकर अपने घर पर आ गया था और मेरे भाई ने बताया उसे नमक वाली पट्टी करनी है। मैं उस नमक वाली पट्टी में उसे भिगो कर रख गया। धीरे धीरे ये काम बढ़ता जा रहा था। मैं लगभग 9 से 10 बजे वहां पर पहुंच जाता। उससे पहले मैंने गांव में ये बात बता दी थी कि उस कब्रिस्तान के पास मैंने भूत देखे हैं। मैं रात को सैर करने के लिए जाता हूं और मैंने वहां पर भूत प्रेत देखे। वो मुझसे चिपक गए, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह 1-2 लोगों को मैंने डराया भी भूत बनकर। कब्रिस्तान के आसपास जाने से हर कोई डरने लगा था। मैं आसानी से वहां पर कब्रों को खोदता, शरीर के अंग निकालता, काटता और घर पर ले आता। मैं ऐसा काम करता जा रहा था और मैंने धीरे धीरे हर अंग का एक शरीर बना लिया था। मेरे घर पर एक पूरा शरीर था जिन्हें टांके लगाकर मैंने जोड़ दिया था। मैंने जैसे घर पर एक ज़ॉम्बी बना दिया था और अब मुझे धीरे धीरे इंतज़ार करना था मेरा भाई उसमें प्रवेश करेगा। मेरे भाई ने बताया था अमावस की रात होगी, वो आखिरी अंग तब जोड़ा जाएगा। उसके बाद वहाँ घर में आग लगा लेना, आग में कई जड़ी बूटियाँ डालना, कई मंत्र पढ़ना, वहाँ पर इबादत करना और मेरे शरीर में वो जान आ जाएगी। मैं अपनी आत्मा को उस शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। खत से वो बात नहीं बनती। लिखा हुआ जो भी मैं अपने भाई को बताता उसमें कहाँ मज़ा था। अब मैं उससे सामने से बात करना चाहता था। मैंने शरीर को संभाल कर रखा था। मैंने उसे बिल्कुल नई तरह बना कर रखा था। उस शरीर में मेरा भाई आने वाला था। अभी वो गंदा दिखता, लेकिन धीरे धीरे उसमें जान आ जाती। मुझे इस बात की खुशी थी। अमावस की रात आई और मैंने सारा काम कर लिया था। वहाँ पर उस लाश को मैंने एक कुर्सी पर बिठा दिया और मुझे अभी इंतज़ार था रात के 12 बजे का, जब उसमें आत्मा आनी शुरू होती। यकीन कीजिए, कोई इंसान इस तरह से लाशों के हिस्से को जोड़कर एक शरीर बनाया अगर देखेगा तो वो डर जाएगा। लेकिन मुझे वो शरीर अच्छा लगने लगा था। वो मेरे भाई का होने वाला था। कोई अपने भाई से कैसे डर सकता है। वो 12 बजे का समय था और बाहर आंधी चलना शुरू हो गई थी। वो आंधी बहुत तेज थी। वहाँ बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी और ये बारिश अचानक आ चुकी थी। दिन के वक्त यहाँ पर कोई बादल नहीं थे। ये जैसे रात को अचानक आ गए थे। कुछ समय पहले मैंने बाहर तारे देखे थे। बादल कहाँ से आए मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे मेरे भाई का इंतज़ार था। मैं उससे बात करना चाहता था। वो शरीर जैसे कांपना शुरू हो गया था। मरे हुए शरीर के हिस्से कांप रहे थे और वो जैसे एक होने की कोशिश कर रहे हों।
उसमें से लाल रंग की रोशनी निकलना शुरू हो गई। मेरा भाई जिंदा होने वाला था। वो शरीर हिल रहा था और धीरे धीरे उसने हरकत होनी शुरू हो गई। वो शरीर हिलकर खड़ा हो गया था। क्या ये मेरा भाई था? मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे हिला। लगभग आधा घंटा लग गया उसे सही से काम करने में। उस शरीर में मेरे भाई की आत्मा आ चुकी थी। वो मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसने मुंह हिलाने की कोशिश की। मैं भी उससे सवाल किए जा रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसने जवाब देने शुरू किए। उसकी बदली सी आवाज़ थी। वो शायद इसके अलग गले के कारण, इस चेहरे के कारण, ये पूरा सर किसी और का था। उसने अपने हाथ हिलाए। उसकी चाल अलग थी। शायद शरीर के अलग अंग अलग तरह से काम करते हैं। मैं उससे बातें कर रहा था। कैसा रहा सफ़र? दूसरी दुनिया कैसी थी? ये दुनिया कैसी लगती है? वो भी धीरे धीरे अपनी ज़बान को हिला रहा था। उसमें जान आई थी, लेकिन शरीर धीरे धीरे जुड़ेगा, काम भी धीरे धीरे करेगा। उसने बताना शुरू किया, वो दुनिया बहुत ख़राब है, ये दुनिया अच्छी है, यहाँ पर जीवन है और तुम्हें नहीं पता, फूलों की तरह जीवन भी सुगंधित होता है, उसे सूंघा जा सकता है। मैं सूंघ सकता हूँ तुम्हारे अंदर जीवन है। मुझे अपने अंदर का वो जीवन अभी महसूस नहीं हो रहा। मैं शायद मर चुका हूँ, लेकिन धीरे धीरे जिंदा हो जाऊँगा। तुम्हारे अंदर से एक खुशबू आ रही है, जैसे अगरबत्ती की, जैसे मांस की। मेरे अंदर से वो मरी हुई बदबू आ रही है, तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है। मेरे पास आओ, मेरे गले लगो। मेरा भाई मुझे गले लगाना चाहता था। मैं उसके पास गया और उससे गले लगा लिया। वो मुझे बड़े ज़ोर से गले लगा पाया था। शायद वो मुझसे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे मैं उससे अभी इसी तरह से लिपटा हुआ सवाल कर रहा था। मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम माँ से मिलना चाहते हो? उसने कहा, हाँ मिलेंगे, कल मिलेंगे ना। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बात नहीं होती थी माँ से? क्या माँ तुमसे बात नहीं करती थी? उसने कहा, नहीं, इस घर में मैं तुमसे बात कर पाता था। तुम्हें धीरे धीरे ये तरीका बताया कैसे खत से बात होती है। माँ से बात करनी होगी, वहाँ भी खत भेजूंगा। ये बात सुनकर मैं डर सा गया था। मैंने उससे और सवाल किए। मैंने उसे कहा, क्या तुम्हें दादाजी की याद नहीं आती? दादाजी तुमसे मिलना चाहते थे। मैं जब दिल्ली गया था, वहाँ दादाजी को कहकर आया था कि अपने भाई से बात करवा सकता हूँ दूसरी दुनिया में। दादाजी मान गए थे। उसने कहा, क्या सच में? हाँ, मैं बात करूँगा, अब तो शरीर मिल गया है, दादाजी से बात कर लूँगा। इस बात ने मुझे अंदर तक डरा दिया था और मैंने उसे धक्का दिया और पीछे गिरा दिया। वो बेड पर गिरा था और मुझे हैरानी की नज़रों से देख रहा था। मैंने उसे सच बताया, हमारी माँ जिंदा नहीं है तो तुम किससे बात करोगे? और दादाजी को मरे 20 साल हो गए हैं। अगर तुम मेरे भाई होते तो तुम्हें पता होता। तुम कौन हो? तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। पहले मैंने कोशिश भी नहीं की ये पता करने की कि तुम मेरे भाई हो या नहीं। तुम जो बताते मैं उस पर यकीन कर लेता। आज तुमसे बात हो रही है। बताओ तुम्हारा जन्मदिन कब है? बताओ मेरा जन्मदिन कब है? बताओ पापा कहाँ रहते हैं? बताओ इस समय मेरी बहन कहाँ है? वो वहाँ बैठा जैसे सन्न था। आखिर जिसे ये सब पता ही नहीं, वो बताएगा कैसे? वो मेरा भाई नहीं था, वो कोई और था। इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा डरा दिया था। उसकी आंखों से रोशनी निकलना शुरू हो गई। मैं देख पा रहा था, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। किसी की आत्मा को मैंने जिंदा कर दिया था और वो मेरा भाई नहीं था। ये मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं वहां से बाहर भागना चाहता था। वो दरवाज़ा उसने कब बंद कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। वो हरकत बहुत तेज कर रहा था और उसके पास अजीब सी शक्तियां थी। उसका शरीर जब बदलना शुरू हुआ तो मेरे अंदर सिहरन सी छा गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसके लाल रंग के सींग निकल रहे थे। उसकी आंखें चमकना शुरू हो गई। उसका शरीर बदल रहा था, जैसे फूल रहा हो। वो बड़े आकार में आ रहा था। उसकी आंखें फट रही थी, जिसमें से खून निकल रहा था। वो कोई इंसान नहीं हो सकता। उसकी हंसी बहुत डराने वाली थी। वो ऊंची आवाज में हंस रहा था और मैं कांपता कांपता दीवार पर लगा था।
उसकी हंसी जैसे ही रुकी, उसने शब्द अपने मुंह से निकालने शुरू कर दिए। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। कितनी कोशिश की मैंने जिंदा होने की, यहां पर बहुत लोगों को डराया, लेकिन मैं समझ गया डराने से मेरा काम नहीं होगा। क्या करूंगा? लोगों को नुकसान पहुंचाकर, उन्हें मारकर। अगर मैं जिंदा हो सकता हूं तो इस दुनिया में आकर जो कर सकता हूं वो उस दुनिया से नहीं कर सकता। हमको पहचानते हो तुम? हमें शैतान कहते हैं लोग। शैतान जो इस दुनिया के प्रतिबिंब में रहते हैं। हमें मारा नहीं जा सकता, हमें सिर्फ भगाया जा सकता है, और तुमने तो मुझे जिंदा कर दिया। उसका मुंह बड़ा हो रहा था और उसके शब्द गूंजते हुए निकलते। मैं डरा डरा किसी तरह से खिड़की तोड़कर वहां से भाग पाया। दूर जाता हुआ मैं उस घर से निकलने वाली सफेद रोशनी को देख रहा था। वहां गांव वाले इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मैं डरा डरा सा उन्हें सच भी तो नहीं बता सकता था। मैं फंसना थोड़े ना चाहता था। मैं उन्हें कह रहा था, इस घर में एक शैतान है, एक शैतान है। वो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा कि वो मेरा भाई है, लेकिन वो इसी घर में आ चुका है। वो दीवार को फाड़कर अंदर आया है। वहां लोगों की भीड़ ने उस घर को घेर लिया था और वो बाहर निकला क्योंकि उसका शरीर था। कोई शैतान गायब हो सकता है बिना शरीर वाला। वो अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता था, और जब वो उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकला, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लगभग 10 लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जिनमें से 7 लोगों को उसने एक झटके में मार दिया। 3 को अधमरा कर एक तरफ फेंक दिया। वहां एक जमींदार के पास एक बंदूक थी, जिसमें से 5 से 6 गोलियां मारी उसने। उस शैतान को दर्द नहीं होता और उस शरीर को नुकसान नहीं होता, हमें समझ में आ गई थी। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वहां पर वो तांत्रिक मौजूद था जिससे मैंने सब कुछ पूछा था। किसी ने अपने घर में उस तांत्रिक को पनाह दी थी और वो तांत्रिक वहां पहुंच गया। वो तांत्रिक खुद उस शैतान को देखकर हैरान था और उसकी नजरें मुझ पर गड़ गई थी। वो एक शक की निगाह से मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो शैतान जैसे लोगों को मारने को आतुर था। उसने कई झोंपड़ियों को उखाड़ दिया था और लोगों को वो पकड़ रहा था। उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी, उसका शरीर फूल रहा था। धीरे धीरे वो एक आकार ले रहा था। जिंदा शैतान को मैं यहाँ पर ले आया था। मैं क्या करता? मैं उससे भाग रहा था। उस तांत्रिक ने मुझे एक जगह पर रोका और उसने कहा, बेटा, ये क्या कर दिया तूने? तूने उसे जिंदा कर दिया। तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे शक था, तू पूछ क्यों रहा है? कई लोगों ने ये कोशिश की थी। इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ। वो शैतान जिंदा होना चाहते हैं, कोई उसे शरीर नहीं देता। उन्हें पता है शरीर को जोड़कर जिंदा कैसे हुआ जाता है, लेकिन तुमने कैसे उससे बात कर ली और उसकी बात मान ली? तुमने एक शैतान को जिंदा कर दिया है जो इस गांव को बर्बाद कर देगा। उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। उसका शरीर जब आकार ले लेगा तो उसे मारना संभव होगा। वो गुफाओं में रहते हैं, अभी भी बहुत जिंदा हैं। तुमने एक और बढ़ा दिया। यहाँ पर गांव के गांव उजड़ जाएंगे, क्या करेंगे हम? मैंने उसे कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन वो तांत्रिक मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे शायद सब सच पता था। मैंने उससे कहा, क्या करें हम? उसका शरीर अभी कच्चा है, तो हम क्या करें, कैसे उसे मारें? तो उस तांत्रिक ने कहा, सिर्फ जलाकर इसे मारा जा सकता है। तुमने जिस जिस शरीर को निकाला है उस शरीर को खत्म करना होगा, तो उसके अंग भी खत्म हो जाएंगे। ये आखिरी रास्ता है। अगर तुम्हें पता है कौन कौन सा शरीर है, कहाँ कहाँ से लेकर आए हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो। तुमको कुछ हो गया तो ये शैतान खत्म नहीं होगा। उसके बाद कई गांव वालों को सच्चाई बताई गई और सब मिलकर उस कब्रिस्तान में कब्र को खोदना शुरू हो चुके थे। मुझे भी कई कब्रें याद नहीं थी। कई कब्रों को वहां से निकाला गया और वहीं पर तेल डाल डाल कर हम आग लगा रहे थे। उस कब्रिस्तान के गेट पर वो शैतान आ चुका था और उसके अंग एक एक करके जलते जा रहे थे। वो कमजोर होता जा रहा था।
धीरे धीरे हमने कई कब्रों को निकाल कर उन्हें जलाकर रख दिया और वो शैतान हमारे सामने राख बनता जा रहा था। उसके लगभग सब शरीर के हिस्से जल चुके थे। उसके बाद उसका सर का हिस्सा जैसे मुझसे कह रहा था, मत मारो मुझे, मैं पूरा शैतान नहीं हूँ, थोड़ा हूँ, बाकी तुम्हारे भाई का हिस्सा हूँ। मैं मर गया तो तुम्हारा भाई कभी जिंदा नहीं हो सकता। बचा लो मुझे, इस सर को जलने मत देना, मुझे मरने मत देना, मैं तुम्हारे भाई को जिंदा कर दूंगा, सौदा कर लो मुझसे। मैं डरा हुआ वहां सन्न सा खड़ा था, लेकिन उस तांत्रिक को बिल्कुल पता था वो क्या कर रहा है। मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ चुका है और ये शैतान मुझे फंसाकर यहाँ खुद को बचाना चाहता है। उस घर में कभी कोई और आत्मा थी ही नहीं, वो ये शैतान था जो सब लोगों को डराया नहीं करता, उनको अपनेपन का एहसास देता ताकि वो जिंदा हो सके, उनसे काम करवा सके। उस तांत्रिक ने आखिरी धड़ को भी जला दिया और उसका सर भी वहां राख बन गया। मैंने उस पूरे शैतान को जलते हुए देखा था और गांव में वहां जैसे मातम का माहौल छा गया। उसने उस रात 40 लोगों को मारा था और उस तांत्रिक ने किसी को बताया तक नहीं कि मैंने उन्हें जिंदा किया था। उस शैतान ने मुझे इस तरह से फंसाया कि मैं कुछ कर ना पाया। आज भी मैं उस गांव में रहता हूं और मैंने अपना घर बदल लिया है। मैं उस पुराने घर के पास से कई बार गुजरता हूं और मुझे वहां हिलने की आवाज़ें आती हैं। मैं जानता हूं वहां पर कौन मौजूद है। मैंने उस घर को भी खरीद रखा है ताकि कोई और उस घर में आ ना सके। कई लोग आए उसे खरीदने के लिए, मुझे भारी से भारी रकम देने की कोशिश की। सरकारी प्रोजेक्ट भी वहां पर लगाने को लोग आए थे। मैं अपना नुकसान करवा सकता हूं, उस जगह को किसी को नहीं दे सकता। मुझे पता है वो शैतान क्या कर सकता है और अगर वो जिंदा हो गया तो क्या होगा। आज भी मैं इस राज को अपने मन में दबाए इसी तरह से जिए जा रहा हूँ। मैं अकेला ज़रूर हूँ लेकिन खुश हूँ। मैं जानता हूँ जो मर जाता है वो जिंदा नहीं हो सकता, सिर्फ शैतान के सिवा।